मतलब अलग है। यहाँ पे जो वेतन 1,80,000 आया था उसको हम नहीं ले सकते। यहाँ पे वेतन का मतलब अलग होता है, वेतन से अलग होता है, वेतन हमें अलग से करना पड़ेगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे हमारा जो वेतन शीर्षक था उसका हम 29 नंबर क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। 29 नंबर क्वेश्चन का आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से उसका सॉल्यूशन बनाना है। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, सॉल्यूशन भी बहुत छोटा सा बनेगा। सरल है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार कुछ चीज को शुरू में बोलना रहता है, उसको लास्ट में बोल दिया रहता है, तो इस कारण घूम जाते हैं लोग, कुछ ना कुछ चीज में गलती करते हैं, तो गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है इसमें। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, समझाते हैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन, उसके बाद हम बोर्ड में जाएंगे, आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे, पूरा मेन सॉल्यूशन, वर्किंग नोट, साथ में हेडलाइन, ठीक है। तो कंटिन्यू कीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए और ध्यान से देखिए, सुनिए, नहीं समझ आता जरूर पूछिए। टेलीग्राम चैनल में लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल, वहां पे पूछताछ करो, नोट्स प्राप्त करो, वही से पढ़ो, लेकिन फर्राटेदार बनाओ, ठोक के बनाओ इनकम टैक्स को, पूरा डाउट क्लियर रखो, अपने मन का जितना सारा डाउट है सब क्लियर करके रखो, एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए इनकम टैक्स से संबंधित, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है और हमें क्या निकालना है। क्वेश्चन में सबसे पहले 29 नंबर क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स जो नेपाल सरकार से सेवानिवृत्त कर्मचारी है, वो नेपाल सरकार से सेवानिवृत्त होके आया है, इसका मतलब क्या है कि वो नेपाल में गया था, वहां पे कोई सरकारी कर्मचारी था, वहां से सेवानिवृत्त हो गया, मतलब रिटायर हो गया। अब क्या किया उसने, मेरठ में एक निजी फर्म में या निजी फर्म के यहाँ सेवाएं प्रारंभ की है, यानी कि जब नेपाल में था वो, तो नेपाल में सरकार के अधीन काम कर रहा था, वहां से उसका क्या हो गया, रिटायर हो गया। फिर वो कहाँ आ गया, इंडिया में आ गया, भारत में आ गया, भारत देश में आके कहाँ, कौन सा शहर में, मेरठ, मेरठ में आके कोई निजी संस्था में काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कोई निजी फर्म में, निजी कंपनी में वो काम करना स्टार्ट कर दिया, सेवाएं प्रदान करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे निजी फर्म में काम स्टार्ट कर दिया, मतलब प्राइवेट कर्मचारी है, पहले सरकारी था लेकिन वो रिटायर हो चुका है, अब जो बना है मेरठ में आके वो क्या है, गैर सरकारी कर्मचारी है, वो प्राइवेट कर्मचारी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपनी आय का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया है, वो अपनी आय का सारा विवरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है, हमें उसकी करोग्य वेतन से आय की गणना करनी पड़ेगी। जो वेतन था उसने वेतन प्राप्त किया है 15,000 प्रति माह, परंतु 1 महीने का वेतन नेपाल में प्राप्त किया, ठीक है। वेतन ऐसा चीज है, चाहे भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का निवासी हो, भारत में प्राप्त कर रहे हो, नेपाल में 1 महीने का प्राप्त करके आओगे तो वेतन का पूरा पैसा भारत में करोगे होगा, लेकिन कोई सुविधा या अनुलाभ विदेश में प्राप्त होता है तो उस पर भारत सरकार का कोई रोल नहीं होता है, उस पर टैक्स नहीं लगा सकते, वो कर मुक्त होगा, विदेशी भत्ता, विदेशी अनुलाभ। लेकिन विदेश में 1-2 महीने का, कितना भी महीने का वेतन प्राप्त करो, भारत का निवासी हो तो उस पर तुमको टैक्स देना पड़ेगा ही पड़ेगा, करोगे होगा। आगे योजना भत्ता, संपूर्ण करोग्य हमें वेतन शीर्षक में डायरेक्ट शामिल कर देना है, 1,000 है प्रति माह। चिकित्सा भत्ता 1,000 प्रति महीना, पूरा संपूर्ण करोग्य भत्ते हैं। जो हमारा नोट्स है फर्स्ट पेज में, संपूर्ण करोग्य भत्ते की लिस्ट में सब है, ये सब आपको तभी समझ में आएगा, तभी जान पाओगे सब चीज जब नोट्स पढ़ोगे। नोट्स आपको कहाँ से मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाओ वहां पे ज्वाइन करो, नोट्स प्राप्त करो, पढ़ो वहां पे, तभी तो आपको पता चलेगा। फिर दिया मनोरंजन भत्ता, मनोरंजन भत्ता जब भी आता है तब देखा जाता है कि वो कर्मचारी सरकारी है कि प्राइवेट है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी की दशा में धारा 16 के अनुसार 5,000 रुपए का अधिकतम कटौती उसको दिया जाता है मनोरंजन भत्ते के संबंध में। लेकिन गैर सरकारी कर्मचारी के लिए तो ऐसा नहीं है, गैर सरकारी कर्मचारी के लिए पूरा फुली टैक्सेबल होगा, संपूर्ण रूप से करोग्य होगा, उसको कोई छूट नहीं मिलता है। यहाँ पे पहले सरकारी कर्मचारी था वो नेपाल में, लेकिन वहां से भारत देश में आके मेरठ में निजी फर्म में सेवाएं प्रदान कर रहा है, एक प्राइवेट कर्मचारी बन गया यहाँ पे भारत में आके, वो रिटायर हो चुका है, सरकारी पहले था अब नहीं है, अब गैर सरकारी है, और गैर सरकारी को मनोरंजन भत्ता मिल रहा है तो वो संपूर्ण रूप से करोग्य होगा, वेतन शीर्षक में हमें डायरेक्ट शामिल करना है।
यात्रा भत्ता दौरे के लिए, यात्रा भत्ता दौरे के लिए दिया है तो धारा 10(14)(1) के अनुसार कर मुक्त होता है। आपको ये सब तब पता चलेगा जब आप नोट्स को पढ़ोगे, बार बार मैं नोट्स प्राप्त करने बोल रहा हूँ। नेपाल सरकार से पेंशन, उसने पेंशन नेपाल में ही प्राप्त किया और नेपाल में ही बैंक में जमा किया। देखो जो पेंशन प्राप्त किया भारत में बैठ के अगर प्राप्त करेंगे तो कर योग्य हो जाता, भारत में टैक्स लग जाता, परंतु वो पेंशन कहाँ प्राप्त किया है, नेपाल में बैठ के प्राप्त किया है, नेपाल में ही बैंक में जमा कर दिया है, तो कौन संभालेगा उसको, नेपाल सरकार संभालेंगे। हमारा भारत सरकार का क्या रोल है वहां पे, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे टैक्सेबल नहीं करेंगे, उसको कर मुक्त कर देंगे। यहाँ पे आगे, उसने रहने के लिए एक सुसज्जित मकान दिया गया है जिसके लिए नियोक्ता 5,000 प्रतिमाह भुगतान कर रहे हैं, मतलब उसको एक किराए से मुक्त मकान दिया गया जो भी सुसज्जित है। जो सुसज्जित है, सुसज्जित का मतलब पूरा फर्निश्ड है, सब चीज है, सब चीज है, फर्नीचर वर्नीचर सब चीज उसके अंदर है, फर्निश्ड है वो घर, इसीलिए उसको सुसज्जित बोला गया है। फ्री का सुसज्जित घर उसको रहने के लिए दिया गया है जिसका किराया 5,000 रुपये मालिक चुकाता है, नियोक्ता चुकाता है। इसका मतलब कंपनी वालों का खुद का घर नहीं था, वो खुद किराए पर लेकर कर्मचारी को दिया था, ठीक है। इसका नियम वर्किंग नोट सब आपको बताया जाएगा, सॉल्यूशन जब बनाएंगे तब आपको ज्यादा समझ आएगा, ध्यान से देखना उसको। लेकिन आगे क्या बोला गया है, उसे जो फर्नीचर दिया गया था उसकी लागत 40,000 रुपये था। जब हम किराए से मुक्त मकान का गणना करेंगे तो इस फर्नीचर की लागत का 10% उसमें जोड़ेंगे और सुसज्जित बनाएंगे, ठीक है। आगे बोला गया है कि उसने उसके स्वयं का गैर मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड में अंशदान 1,500 रुपये तथा नियोक्ता का भी इतना के बराबर है, मतलब एक अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड। गैर मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड का मतलब एक अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड। अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं तो सरकार का नजर उसमें नहीं रहता है, लेकिन अगर उस फंड में से पैसा हम लोग निकालेंगे, विथड्रॉल करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो जितना राशि निकालेंगे उसका 50% आधा राशि टैक्सेबल हो जाता है, कर योग्य हो जाता है। इस बात का ध्यान में रखना। जो 12% से ज्यादा कर लगता है, 9.5% से ज्यादा जमा पर ब्याज कर योग्य होता है, वो कौन सा में होता है, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, बीच वाला में। सबसे पहला वैधानिक प्रोविडेंट फंड, उसके लिए वो नियम नहीं है। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड बीच में, उसके लिए है। और अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड तीसरा नंबर, अप्रमाणित के लिए भी नहीं है। अप्रमाणित ऐसा प्रोविडेंट फंड होता है जिसमें सरकार का नजर नहीं रहता, एक इलीगल फंड टाइप का होता है। उसमें जमा करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा जब भी निकालोगे आधा पैसा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, कर योग्य हो जाएगा, और उसको हमें कर योग्य में शामिल करना पड़ेगा वेतन शीर्षक में। तो क्वेश्चन यही तक हो गया है। आगे बोला गया है कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए कर योग्य वेतन की गणना कीजिए, वह गत वर्ष में असाधारण निवासी भारत के अंदर था, ठीक है। तो कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए हमें वेतन से आय की गणना करना है। क्वेश्चन आपको समझा दिया हो, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया, क्या समझ नहीं आया पूछो, उसको और समझाएंगे, टेलीग्राम चैनल में पूछना उसको, ठीक है। क्योंकि कमेंट में उतना क्वेश्चन आप पूछोगे, उतना क्लियर, उतना मैसेज करना वहाँ पे सेंड जल्दी नहीं होता वैसे भी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे आप पूछ सकते हो, अपने डाउट क्लियर ज़्यादा कर सकते हो, वहाँ पे ज़्यादा पूछताछ कर सकते हो, वहाँ पे ज़्यादा सुविधा है, ठीक है। तो चलिए अब हम बोर्ड में चलते हैं, आपको समझाते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से बनाना है, फ्रेश सॉल्यूशन, मेन हेडलाइन, वर्किंग नोट समेत, ठीक है। चलिए फिर बोर्ड में देखते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो चलिए अब हम देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन आपको मैं पढ़ के समझा दिया हूँ, आपको उसमें कुछ दिक्कत है जरूर पूछे, कमेंट कीजिए, वरना अब हम स्टार्ट करेंगे अभी 29 नंबर क्वेश्चन को। सबसे पहले हम उसका हेडलाइन डालेंगे, उसके फ्रेश सॉल्यूशन बनाएंगे। अब इसमें कौन है, मिस्टर एक्स, जो नेपाल सरकार के अधीन था, अब वो भारत में आ गया, अब हम उसको हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले हम उसका हेडलाइन बनाते हैं, मिस्टर एक्स का वेतन से आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए 2023-24 के लिए हम उसकी वेतन से कर योग्य आय को हम निकालेंगे, उसको हैंडल करेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है,
अब देखो क्या बोला है कि सरकार का दिन था, नेपाल सरकार का दिन था, वहां से रिटायर हो गया, सेवानिवृत्त हो गया, फिर आ गया यहाँ पे हमारे भारत देश में और आके कहाँ रुका है, मेरठ में। मेरठ में रुका है और वहां पे मेरठ में आके सेवा प्रारंभ कर दिया, वहीं पे काम पे लग गया वो, और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना सारा आय का विवरण हमारे सामने दे दिया। क्या क्या बोला है उसके आय के बारे में। सबसे पहला ऊपर में जो अमाउंट साइड है उसमें देखो कि ऊपर में प्रतिमाह लिखा है, कि जितना सारा अमाउंट लिखा है नीचे सब वो प्रतिमाह ही है। सबसे पहला वेतन उसने 1 माह के वेतन नेपाल से प्राप्त किया है, ठीक है, उसने 1 माह का वेतन नेपाल में ही प्राप्त किया है। अब देखो नेपाल सरकार में था वहां पे, और जो वेतन मिला था वो पूरा 12 महीने में से 11 महीने का वेतन भारत में मिला था और 1 महीने का वेतन नेपाल में मिला था। लेकिन अब वो काम छोड़ के भारत में आ चुका है तो भारत सरकार पूरा उसको संभालेगा, तो पूरा 12 महीने का वेतन ही यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। वहां पे रिटायर हो चुका है, अब वहां का सरकार का कोई अधिकार नहीं है, और भारत में आ चुका है, मेरठ में आकर रहने लगा है। अब मेरठ में रहे तो भारत में रह रहा है, अब भारत सरकार उसको हैंडल करेंगे, ठीक। तो उसका वेतन क्या हो जाएगा, कितना है वेतन उसको, 15,000 रुपए, 15,000 प्रति माह, 15,000 प्रति माह इंटू 12, 1,80,000 रुपए का उसका साल भर का वेतन हो रहा है। अब इसके बाद और क्या दिया गया है, योजना भत्ता, योजना भत्ता 1,000 रुपए, यह भी पूर्णतः करोग्य भत्ते है। योजना भत्ता, योजना भत्ता 1,000 प्रति माह है, तो 12 महीने का 12,000 रुपए। और चिकित्सा भत्ता, यह भी हमारा संपूर्ण करोग्य भत्ते हैं, 1,000 रुपए, यह भी चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपए प्रति माह, तो 12 महीने का 12,000 ये भी। और इसके अलावा क्या दिया गया क्वेश्चन में, मनोरंजन भत्ता। अब यहाँ पे मसला आता है मनोरंजन भत्ता के संबंध में। मनोरंजन भत्ता जो है, अगर सरकारी कर्मचारी होता है तो धारा 16 के अनुसार अपन उसको कितने कटौती देते हैं, 5,000 का कटौती देते हैं। लेकिन वही अगर गैर सरकारी कर्मचारी हो जाता है तो हम उसको कोई कटौती नहीं देते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे, मिस्टर एक्स जो था वो सरकार के अधीन काम कर रहा था, सरकारी कर्मचारी था एक जमाने में जब वो नेपाल में था। अब वहां से तो रिटायर हो गया, अब भारत देश में आ गया। अब भारत देश में आने के बाद कहाँ है वो, मेरठ में। अब मेरठ में किसी कंपनी में काम पे लग गया है वो। अब उसका उम्र हो गया है, 60 वर्ष हो गया था, वहीं पे बैठ के वहां से रिटायर हो गया, भारत देश में आया और आके मेरठ में, मेरठ शहर में वो किसी प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट जॉब में वो लग गया। दोबारा उसको सरकारी तो मिलेगा नहीं, अब प्राइवेट जॉब में लग गया। अब प्राइवेट जॉब में लग गया, वो सरकारी पहले था अब नहीं है, अब गैर सरकारी कर्मचारी है। अब गैर सरकारी कर्मचारी है, गैर सरकारी कर्मचारी को मनोरंजन भत्ता मिलेगा तो कोई छूट नहीं मिलेगा, कोई छूट नहीं मिलेगा उसको। अगर वो सरकारी रहता अभी भी तो मिलता, लेकिन सरकारी से तो रिटायर हो चुका है, ऊपर से वहां नेपाल छोड़ के भारत देश में भी आए हैं और आके मेरठ शहर में बस गया वो, और यहाँ पे किसी प्राइवेट जॉब को कर रहा है, तो यहाँ से जो भी उसको मनोरंजन भत्ता मिलेगा संपूर्ण करोग्य हो जाएगा, कोई कर मुक्त नहीं मिलेगा, कोई छूट नहीं होगा उसको, कोई 5,000 का छूट नहीं मिलेगा, पूरा टैक्सेबल होगा। मनोरंजन भत्ता कितना मिला था, मनोरंजन भत्ता 500 रुपए, 500 रुपए पूरा 12 महीने का, 12 पंजे 60, 6,000 रुपए का मनोरंजन भत्ता फुली टैक्सेबल होगा, करोग्य हम शामिल करेंगे। यात्रा भत्ता दौरे के लिए, यात्रा भत्ता दौरे के लिए धारा 10, 14, 1 के अनुसार करमुक्त होता है। ये आपको ये सब चीज नोट्स में मिलेगा, इसके बारे में, भत्ते के बारे में, अनुलाभ के बारे में। भत्ता प्राप्त करो, पढ़ो थोड़ा उसको। नेपाल सरकार से पेंशन, देखो ये नहीं आएगा नेपाल सरकार से पेंशन, क्योंकि भारत में आ चुका है, तो भारत से जो मिलेगा वो भारत सरकार देखेंगे। अब नेपाल में क्या मिला नहीं मिला, अब ठीक है भारत का नागरिक है, अभी मेरठ में आ गया है, तो नेपाल सरकार से जो भी वेतन या फिर पेंशन मिलेगा तो भारत सरकार वेतन या पेंशन को हैंडल कर सकता है, उसको करोग्य में शामिल कर सकते हैं। लेकिन वो किया क्या है, जरा आगे भी पढ़ो। नेपाल सरकार से पेंशन मिला था 7,000, लेकिन नीचे भी दिया है
उसने पेंशन नेपाल में ही प्राप्त किया और वहीं पे बैंक में जमा कर दिया। तो भारत सरकार का क्या रोल है यहाँ पे? पेंशन वहीं पे प्राप्त किया था, वहीं पे बैंक में जमा कर दिया, वही सत्यानाश कर दिया पेंशन को। भारत में लाया नहीं, भारत में प्राप्त करता तो निवासी की दशा में उसको कर लगाया जाता, लेकिन नहीं किया। वहां पे निवासी हो गया, वहां पे वहां के सरकार उसको जब संभालेंगे। भारत सरकार का कोई रोल वहां पे नहीं है, तो हम यहाँ पे भारत देश में उसकी करोग्या में हम उसको शामिल नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। उसके बाद इस चीज के बारे में आपको नोट्स में, वर्किंग नोट में लिख देना है कि ये जो पेंशन है ये भारत में कर मुक्त होगा, या उसको नहीं लिखा जाएगा, या करोग्य आय में वेतन शीर्षक में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पेंशन नेपाल से प्राप्त किया था, वहीं पे जमा किया था, बैंक में सब कुछ वही किया था, भारत में प्राप्त नहीं किया था। इस कारण से वो वहीं पे होगा, वहां के सरकार संभालेंगे, यहाँ के सरकार का कोई रोल नहीं है। ठीक है, आगे उसे रहने के लिए एक सुसज्जित मकान दिया गया। सुसज्जित मतलब रहने के लिए एक सुसज्जित मकान। सुसज्जित का मतलब क्या होता है? सजा हुआ, मतलब सब कुछ है, फर्निश्ड है पूरा घर। ठीक है, सुसज्जित मतलब फर्निश्ड घर जिसमें सब कुछ है। अब दिया गया है जिसके लिए नियोक्ता 5,000 प्रति माह की भुगतान करता है। इसका मतलब क्या है? ये जो शब्द यहाँ पे बोला है कि जिसके लिए नियोक्ता 5,000 रुपए भुगतान करता है, इसका मतलब है कि मालिक का खुद का घर नहीं है। मेरठ में जिस कंपनी में काम कर रहा था उस मालिक का खुद का घर नहीं है। कंपनी का मालिक खुद किसी दूसरे व्यक्ति से घर को किराए पर लिया है, उसके बाद कर्मचारी को बोला है कि तुम उस घर में जाओ, फ्री में रह लो, उसका किराया मैं चुका रहा हूं 5,000। कंपनी का मालिक इस तरीके से उसको सुविधाएं प्रदान किया है। अब आगे क्या बोला इसके बारे में? लेकिन उसके वेतन में से केवल 1,000 प्रति माह कटौती करता है। मालिक कितना चालाक है, यहाँ पे कर्मचारी को बोल दिया फ्री का घर है, रह लो, इसका रेंट मैं 5,000 पटा रहा हूं, लेकिन कर्मचारी के वेतन का 1,000 पीछे से काट रहे, वसूली कर रहे कर्मचारी से घर के संबंध में। तो वसूली राशि को हम माइनस करेंगे और इसके लिए हमें वर्किंग नोट की आवश्यकता पड़ेगी। हम फिर से वर्किंग नोट बनाएंगे। यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे, किराए से मुक्त सुसज्जित मकान का मूल्यांकन। किराए से मुक्त सुसज्जित मकान यानी कि फर्निश्ड हाउस का हम लोग गणना करेंगे, जिसके लिए नियम क्या है यहाँ पे? अब देखो, अगर मालिक का खुद का घर रहता तो जनसंख्या के अनुसार हम लोग 25 लाख की जनसंख्या, 10 लाख से 25 लाख, फिर 10 लाख से कम की जनसंख्या को देखते हुए उसके वेतन का कुछ ना कुछ जो निर्धारित दर है वो प्रतिशत से हम काटते और वही अनुलाभ का मूल्य होता। पर यहाँ पे खुद का घर नहीं है, मालिक का खुद का घर नहीं है, मालिक खुद किराए पर लेकर कर्मचारी को उपलब्ध करवाया है। तो यहाँ पे इस केस में क्या आ जाएगा? मालिक ने जो किराया चुकाया है वो किराया चुका, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5,000 रुपए किराया चुका रहा था, 12 महीने का 12 पंजे 60,000 रुपए मालिक किराया चुका रहा था। अब क्या दिया है आगे? दूसरा इसका जो नियम होता है वो है वेतन का 15%। यह वेतन का पे 15% आएगा, चाहे उसका शहर कोई भी हो। अगर घर मालिक का खुद का रहता है तब हम जनसंख्या को देखते हैं, कौन सा शहर है उसकी जनसंख्या क्या है, तो वहां पे शहर के हिसाब से हम अलग अलग दर से लगाते हैं। 7.5% है, 10 लाख से कम हुआ तो, 10 से 25 लाख के बीच का हुआ तो 10%, 25 लाख से ज्यादा जनसंख्या है तो 15% लगाते हैं वेतन का। लेकिन यहाँ पे वेतन का एनी टाइम 15%, चाहे शहर कोई भी हो, उसकी जनसंख्या कितना भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे घर मालिक का खुद का नहीं है। यही इसका मेन रीजन है। अब वेतन का मतलब यहाँ पे कुछ और होता है। इससे पहले क्वेश्चन में मकान किराए भत्ते की गणना किए थे और यहाँ पे हम कर रहे हैं किराए से मुक्त मकान की गणना। इन दोनों चीजों में लोगों के बीच में टक्कर हो जाता है, इसको समझते ही नहीं है लोग। दोनों को सब लोग ना इसमें कंफ्यूज रहते, सब लोग समझते हैं हाँ ये दोनों एक ही चीज होगा, एक ही चीज नहीं है, वो भत्ता ये सुविधा है।
कि मकान में रहने के लिए मालिक के द्वारा उस कर्मचारी को जब पैसा मिलता है तो वो भत्ता हो जाता है, लेकिन यहाँ पे फोकट का घर ही मिला रहने के लिए, तो ये सुविधा हो गया, अनुलाभ हो गया। ये दोनों के बीच में ही अंतर है, वो भत्ता ये सुविधा है, लेकिन लोग इसको एक समझते हैं, इस दोनों के बीच में कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन नहीं होना यहाँ पे, किस चीज का कंफ्यूजन है यहाँ पे। अब वहां पे वेतन का मतलब अलग होता है, यहाँ पे वेतन का मतलब अलग होगा। यहाँ पे वेतन बराबर क्या हो जाएगा, मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन प्लस महंगाई भत्ता, और ये भत्ता कौन सा होना चाहिए, सेवा के अधीन, सेवा की शर्त के अनुसार वाला महंगाई भत्ता होना चाहिए, वरना नहीं लिखना है। आगे नॉर्मल वाला कमीशन प्लस बोनस प्लस सभी करोग्य भत्ते, सभी करोग्य भत्ते में कौन सा आएगा, जितने सारे भत्ता हम यहाँ पे लिख रहे थे, जैसे योजना भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मनोरंजन भत्ता, ये सारे के सारे भत्ते सभी करोग्य भत्ते में से आएगा। यानी कि भत्ता जो करोग्य होता है, जितने सारे करोग्य भत्ते जिसको हम वेतन शीर्षक में शामिल करते हैं, सारे भत्ते को उठाना और यहाँ पे अपने को लिखना है। अब ये जो रूल है, वेतन से जो आशय है, इसमें से हमें जो चीज मिलेगा, इसमें से सब चीज को ढूंढेंगे हम अपने क्वेश्चन के अंदर, जो जो चीज मिलेगा उसको हम प्लस करेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको हम नील कर देंगे, छोड़ देंगे। सबसे पहला मूल वेतन तो हमारे पास 1,80,000 का है ही यहाँ पे, प्लस महंगाई वेतन हमारे पास नहीं है तो हम उसको कर देंगे नील। महंगाई भत्ता सेवा की शर्तों के अनुसार होना चाहिए, यहाँ पे महंगाई भत्ता तो है ही नहीं, ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन, महंगाई भत्ता ही नहीं दिया इसमें, महंगाई भत्ता नहीं है तो महंगाई भत्ता भी हम यहाँ पे नील कर दिए हैं। लेकिन क्वेश्चन को एक बार अच्छे से छानबीन करना है, एक बार नहीं 10 बार छानबीन करना, 5 बार छानबीन करना, क्वेश्चन को तीतर बीतर कर देना छानबीन करके, कुछ ना कुछ छुपा हुआ हो सकता है इधर उधर, इसका कोई भरोसा नहीं है। जो ऊपर बोलना रहता है नीचे बोल देता है, वो छुप जाता है वहीं पे, दिखता नहीं आंख में। अच्छे से छानबीन करना है इसको। कमीशन तो नहीं है हमारे पास, बोनस वो भी नहीं है, सब नील है यहाँ पे। अब सभी करोग्य भत्ते में कौन सा है, योजना भत्ता, योजना भत्ते का कितना है ये 12,000 रुपए, प्लस चिकित्सा भत्ता उसका भी हमारे पास 12,000 रुपए है, प्लस मनोरंजन भत्ता इसका हमारे पास 6,000 रुपए है। अब टोटल कितना हो रहा है, इन सबको हमें जोड़ना है, तो आएगा यहाँ पे वेतन। ठीक है, इसको अच्छे से समझो, इसको 1,80,000 12 और 6 2,10,000 रुपए का आया है ये, 2,10,000 रुपए का क्या बन रहा है ये वेतन, 2,10,000 रुपए का वेतन आया। और इस एक वेतन को निकालने के लिए इतने सारे चीजों को करना पड़ेगा। न्यू लोगों को तो दिमाग खराब होगा ही, न्यू जो इनकम टैक्स पढ़ने के लिए आ रहा है उनका दिमाग खराब होगा, तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। अब वेतन का 15% यहाँ पे, अब दिमाग खराब क्यों नहीं होगा, नहीं पढ़ोगे नहीं ध्यान दोगे दिमाग खराब तो होगा। अब इसके बाद मैं अगर किसी को इंसल्ट कर दिया, कुछ बोल दिया, तो इसमें गलती किसका है, इसमें मैं तो बोलूंगा, मैं टीचर हूं, मैं तो बोलूंगा तुमको, मारने नहीं मार रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब कुछ नहीं बोलूंगा भी थोड़ी ना है, इंसल्ट तो जरूर करूंगा मैं, मेरा काम है वहीं पे। मारना नहीं है, डांटना नहीं है, कुछ नहीं है, इंसल्ट तो करूंगा मैं, नॉर्मल बात है ये तो। अब 2,10,000 रुपए का यहाँ पे आया है वेतन, उसी वेतन को यहाँ पे यूज करना है। 2,10,000 रुपए का हमें काटना है 15%, 2,10,000 रुपए का यहाँ पे 15% काटना है। अच्छे से देखो प्रोसेस को, 31,500 रुपए का हो रहा है, 31,500। अब दोनों में से कौन सा राशि कम है बताओ, 60,000 और 31,500, दोनों में से कौन सा कम है, 31,500, 31,500 ही कम है। अब दोनों में से जो राशि कम है वही अनुलाभ का मूल्य होगा, वो छूट नहीं मिलेगा, वही अनुलाभ का मूल्य होगा। तो 31,500 ही यहाँ पे इस अनुलाभ का मूल्य है। पर इतना ही नहीं, आगे और प्रोसेस करना है, माइनस वसूली राशि। वसूली राशि में क्या होगा, उसके वेतन का 1,000 रुपए प्रति माह काट लिया जा रहा था, 1,000 प्रति माह वेतन का काट रहा था, तो उसका वेतन क्या था 1,80,000, 1,80,000
नहीं 1000 प्रति माह है क्या? हाँ 1000 प्रति माह, 10% नहीं 1000 है, 1000 प्रति माह, 1000 इंटू 12,000 रुपये यहाँ से हमें माइनस कर देना है, डायरेक्ट माइनस कर देना है यहीं से, 19,500 बच जाएगा। 19,500 किराए से मुक्त मकान का मूल्य होगा, इस सुविधा का मूल्य 19,500 होगा, सुविधा का मूल्य 19,500 होगा। कितना आसान है, लेकिन पढ़ोगे तभी पता चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस भी चाहिए साथ में इसका। अब हम यहां पे लिखेंगे किराए से मुक्त मकान का मूल्य कितना रुपए आए हैं? 19,500 रुपए, 19,500 रुपए आए हैं किराए से मुक्त मकान का मूल्य। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? उसके स्वयं का गैर मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड में अंशदान 1,500 रुपए प्रति माह तथा नियोक्ता का भी इतना के ही बराबर है। गैर मान्यता प्रोविडेंट फंड मतलब हमारा अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड, उसमें वो एक तो सरकार की नजर में नहीं रहता है, ऊपर से दूसरा बात यह है कि वो थोड़ा गैर कानूनी वाला होता है, उसमें कितना भी पैसा जमा करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें से जब पैसा निकालेंगे भारी भरकम पैसा, तो उसका आधा पूरा 50% टैक्स के रूप में देना पड़ जाता है, आधा पूरा करोग्य हो जाता है। ठीक है, जब उसमें से पैसा निकालेंगे, लेकिन जमा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इसमें जमा कर रहा है, पैसा नहीं निकाल रहा है। तो यहाँ पे गैर मान्यता प्राप्त ये हमारा अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। हम जो 12% वाला देखते हैं और 9.5% जमा पर ब्याज वो देखते हैं प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में, वैधानिक वाला में भी नहीं, अप्रमाणित में भी नहीं, बीच में प्रमाणित प्रोविडेंट फंड के लिए वो केस लगता है। ठीक है, तो ये अप्रमाणित यहाँ नहीं आएगा, उसके लिए वर्किंग नोट में यहाँ पे लिख देना कि अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड का कर मुक्त है यहाँ पे। ठीक है, या फिर उस पर कर नहीं लगता है। हो गया क्वेश्चन खत्म। और कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में? नहीं, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जोड़ो, देखो ये भी तो कितना छोटा सा सॉल्यूशन बने, इसके पहले क्वेश्चन भी छोटा सा बन गया था, ये 5 लाइन का बना है, और इससे पहले क्वेश्चन जो हम बनाए थे वो 4 लाइन का बना था, इससे भी छोटा बना था। अब हमको इसको मिटाना पड़ेगा। अब हम इसको जोड़ेंगे, उसके लिए 1,80,000 है, 12,000, 12,000, 6,000, 19,500, 2,29,500 रुपए का हमारे पास आ रहा है ये। ठीक है, 2,29,500 हमारे पास आ रहा है हमारा। सब कुछ ठीक था? हाँ ठीक है। क्वेश्चन में अच्छा, उसे रहने के लिए एक असुसज्जित मकान, देखो अब इसमें क्या दिक्कत हुआ है। किराए से मुक्त मकान दिया गया था, 5,000 प्रति माह मालिक भुगतान किया था, लेकिन उसके वेतन में से 1,000 काटा जा रहा था, हम यहाँ पे माइनस किए। अब इसको जो घर दिया गया था, कौन सा घर दिया गया था? सुसज्जित, लेकिन यहाँ पे जो गणना हुआ है ये सुसज्जित है क्या सुसज्जित है? ये किराया चुकाया 5,000, 12 महीने का 60,000, और वेतन का 15%, जो वेतन हम यहाँ पे निकाले थे उसका 15% काटे हैं, तो 31,500 आया है। अब दोनों में से जो कम है वही अनुलाभ का मूल्य है, पर ये क्या है? ये असुसज्जित मकान का मूल्य है ये। ठीक है, अभी तक असुसज्जित, इसको सुसज्जित करना पड़ेगा। सुसज्जित कब होगा? जब हम उसमें फर्नीचर का 10% जोड़ेंगे तब सुसज्जित होगा। यहाँ पे फर्नीचर को ध्यान में रखना। मैं अभी इसी क्वेश्चन में बोला, जैसे पहले क्वेश्चन में बोला हो कि क्वेश्चन को अच्छे से छानबीन कर लेना, क्वेश्चन में चीज छुपा हुआ रहता है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसको 40,000 रुपए का फर्नीचर भी दिया गया था, यानी कि उसके घर में 40,000 रुपए की लागत का फर्नीचर भी लगा हुआ था। ये छुप के बैठा था, क्वेश्चन के नीचे में दिखा नहीं है, इसी कारण यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था। अभी मिस्टेक हो जाता है क्वेश्चन अगर उसको ध्यान से नहीं देखते। क्वेश्चन को अच्छे से छानबीन करना है, यहाँ पे बिना छानबीन करोगे तो मिस्टेक होगा ही होगा यहाँ पे। अब ये जो है असुसज्जित, असुसज्जित
मकान है ये। अब इसको हमें सुसज्जित करना है, ठीक है, इसको बाद में माइनस करेंगे। सुसज्जित करेंगे तो कैसे करेंगे सुसज्जित, इसमें हम प्लस करेंगे फर्नीचर का 10%, या फर्नीचर की लागत का 10%। फर्नीचर कितना, 40,000 का फर्नीचर किस कोने में दिया, देखो यहाँ पे 40,000 रुपए का फर्नीचर, यहाँ पे इसका हमें काटना है 10%। कितना आएगा ये 4,000। अब हमें इसको जोड़ना है, फर्नीचर का जोड़ जाए यहाँ पे, तो हो जाएगा 35,500 रुपए। अब हमें उस वसूली राशि को माइनस करना है, बीच में ये सुसज्जित। अब देखो ये जो आया ना मूल्य, ये सुसज्जित है, ये सुसज्जित मकान का मूल्य है। तो ऐसा छोटा मोटा मिस्टेक आपसे हो गया तो पूरा क्वेश्चन का 12 बज जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा वहीं पे। अच्छे से ध्यान से रखना, एक 40,000 रुपए का फर्नीचर यहाँ पे बीच में यहाँ पे छूटा हुआ था, इस कोने में ये नहीं दिखा था, अभी गलती हो जाता है यहीं पे, ठीक है। अच्छे से ध्यान से देखना, छानबीन करना क्वेश्चन को, एक बार नहीं 10 बार करना, क्योंकि जो ऊपर में बोलना रहता है, जहां पे बोलना रहता है वहां पे तो बोलता नहीं, यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं भी घुमाने के लिए बोलेंगे, लेकिन सतर्क रहना, घूमना नहीं यहाँ पे, ठीक है। अभी मिस्टेक हो जाता है इसमें, लेकिन बच गया, ये छानबीन करते रहना, ठीक है, क्वेश्चन में। अब जोड़े तो देखो, ये जो पहले दोनों में से कम आया था, अनुलाभ का मूल्य निकला था, पर ये असुसज्जित है क्योंकि इसमें फर्नीचर अभी तक जोड़ा नहीं गया था। अब फर्नीचर हम जोड़ दिए, ऐड कर दिए, तो ये बन गया सुसज्जित, लेकिन ये अनुलाभ का मूल्य है, परंतु इसमें से वो पैसा लूट रहा है। कौन लूट रहा है, मालिक 1,000 प्रति माह इसका वसूल कर रहा है, तो यहाँ पे हमें माइनस करना है वही वाला वसूली राशि। कितना रुपए, 1,000 प्रति माह, 1,000 प्रति माह, तो 12,000 यहां से हम माइनस कर देंगे, 12,000 यहीं से माइनस कर देना है। 35,500 रुपए माइनस 12,000 रुपए करेंगे, 23,500 रुपए आ रहा है हमारा अनुलाभ का मूल्य, 23,500 अनुलाभ का मूल्य। अच्छे से क्वेश्चन को छानबीन कर लेना, वरना ऐसा मिस्टेक हुआ तो फिर क्वेश्चन में आंसर नहीं आएगा, ठीक है, सत्यानाश हो जाएगा पूरे क्वेश्चन का। अच्छे से छानबीन कर लेना, बार बार बोल रहा हूं मैं। 23,500 आया। अब किराए से मुक्त मकान का यहाँ पे 23,500, ठीक है। क्वेश्चन को टोटल करते हुए मेरे को भनक लग गया था कि कुछ ना कुछ तो झोल जरूर है। 1,80,000, 12,000, 12,000, 6,000, 23,500, 2,33,500 रुपए, 2,33,500 ये हो जाएगा इसका शकल वेतन। अब इसमें से हम धारा 16 के अनुसार काटेंगे मानक कटौती, ये आएगा 50,000 रुपए। अब मानक कटौती जैसे हम काटेंगे, कितना आएगा, 50,000 माइनस कर देंगे तो 1,83,500 रुपए, 1,83,500 रुपए, ये उसका कर योग्य वेतन हो जाएगा। इसका कर योग्य वेतन 1,83,500 रुपए हो जाएगा। आया अभी आंसर, कहाँ है ये, हाँ ठीक है, अभी आया है ये 1,83,500 रुपए। इस तरह के देखो, छोटा सा सॉल्यूशन है, छोटा सा एकदम क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन झोल यहीं पे हो रहा था एक फर्नीचर के कारण, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन को देख लेना, छानबीन कर लेना, बार बार पढ़ना उसको, पहले तो अच्छे से पढ़ के समझ लेना, ऊपर नीचे एक बार 2 बार पढ़ लेना, फिर क्वेश्चन जब बनाओगे बार बार थोड़ा छानबीन कर लेना, उसको नजर में रखना क्वेश्चन को, ठीक है। एक आध चीज बीच में छोड़ गया फिर दिक्कत हो जाएगा। सॉल्यूशन बहुत छोटा है, फ्रेश सॉल्यूशन सरल था, यहाँ पे कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ परेशानी है तो पूछो, उसका हम और आपको रिप्लाई देंगे वहीं पे कमेंट में। कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं है तो ठीक है, आगे हम मिलेंगे। ये हुआ था 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स के साथ आए थे। अब हम दूसरा में जाएंगे, इसके बाद हम 30 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें इसमें भी मिस्टर एक्स ही रहेगा 30 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक, जल्दी आएंगे मिस्टर एक्स के साथ 30 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है।